हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी में स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन और शुक्रिया भी है कि आप सभी लोग यहाँ तक सपोर्ट दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे ना। तो हम बात करेंगे, ये तीसरी बार वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है आपका, ये तीसरी बार मैं वीडियो पर पहुँच गई हूँ। चलिए कोई बात नहीं, वीडियो तो रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। कहीं कुछ समस्या हो जा रही, कहीं कुछ समस्या हो जा रही, कोई ना कोई समस्या आ जा रही है। तो हम बात कर रहे थे कि लास्ट टाइम मैंने जो कल लास्ट आपको अनुच्छेद बताया था कि 128 जो आपका था, रिटायर्ड न्यायाधीश जो थे, कौन थे रिटायर्ड न्यायाधीश, और उनकी नियुक्ति आपके कौन करेंगे? मुख्य न्यायाधीश करते हैं। कौन करते हैं? मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति की सलाह पर करते ना। तो इतनी बात मैंने आपको बताई थी। और रिटायर्ड न्यायाधीशों को इसलिए बुलाया जाता है, मतलब उच्चतम न्यायालय में, कि जो लंबित कार्य पड़े उनको जल्दी से समेट लिया जाए। क्या कर लिया जाए? उन्हें जल्दी से समेट लिया जाए, इसलिए उन्हें फिर से बुलाया जाता है। तो अब हम आगे बात करेंगे आर्टिकल 129 की। किसकी बात करेंगे? आर्टिकल 129 में, जिसे कहा गया, ये याद रखेंगे, ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहां तदर्थ न्यायाधीशों वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट था, दूसरा ये याद कर लेंगे, अभिलेखीय अधिकारिता। ठीक है, अभिलेखीय अधिकारिता में ये बात कही गई आपकी, थोड़ा थोड़ा सा लिखेंगे, ज़्यादा लिखने का यहाँ प्रावधान नहीं है हमारे अपने आप में, तो बहुत ज़्यादा लिखें भी ना, आप केवल सुनेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये लिख लेंगे, सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है। रिकॉर्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है। ये लाइन ही इतनी इंपॉर्टेंट है कि अब आप सोचेंगे इसे रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट ही क्यों कहा जाता है। चलिए आगे जान लीजिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को साक्ष्य महत्व है भाई, इसीलिए इन्हें कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है, क्योंकि इनके साक्ष्यों को नीचे वाले जैसे हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालयों में क्या किया जाता है? इन्हें लागू किया जाता है। ठीक है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णय किसी अन्य कोर्ट के समक्ष साक्ष्य के रूप में रखे जा सकते हैं। जैसे मैंने कल भी बताया था आपको, कैसे रखे जाएंगे? जैसे इनको मान लीजिएगा कि यहाँ पर किसी ने कोई अपराध किया और उस अपराध पर यहाँ पर उन्हें 10 वर्ष की सजा हुई। कितने हुई? 10 वर्ष की। मान लीजिए कोई अपराध कर दिया, उनको 10 वर्ष की सजा हुई, तो इसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड करके रखा जाता है, क्योंकि समक्ष मतलब जो नीचे उनके नीचे होंगे, जैसे हाई कोर्ट हो गया, अधीनस्थ है, अगर वहां पर ऐसा कोई अपराध होता है तो वो भी 10 वर्ष की क्या सजा दे सकते हैं, क्या इन्हें दंड दे सकते हैं। ठीक है, ये बात कही गई है। अभिलेख न्यायालय का ये भी अर्थ होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट की किसी ने अवमानना की है तो वह दंड भी दे सकता है, ठीक है, बस इतनी बात आपको याद रखनी। और अक्सर ये वाला ही पॉइंट पूछा जाता है, ये वाला कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा, तो आप 129 बताएंगे। ज्यादातर तो यही पूछा जाता है, अभिलेखीय अधिकारिता किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये बात कही गई। ठीक है, इतनी बात आप मोटी मोटी याद रखेंगे। और हम जिसकी बात कर रहे हैं, अब हम लोग वहीं आएंगे डायरेक्ट। ये आप इतना याद रखेंगे इसमें, ठीक है, इतना याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। जो इम्पोर्टेंट है, मैंने कहा कि वही आपको बताया जाएगा, उससे आगे या उसके ऊपर से प्रश्न नहीं जाएंगे। जितना मैं आपको बता रही हूँ उसके ऊपर से प्रश्न नहीं जाएंगे। कहा गया कि यहाँ सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिताएं हैं। अधिकारिताएं क्या होंगी? जैसे कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय की या उच्चतम न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार हैं। ये क्षेत्राधिकार को आप बोल सकते हैं कि कुछ अधिकारिताएं हैं, कुछ है ना। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे? सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिताएं। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिताएं, ये क्या होगी? इसकी हेडिंग होगी। अब इसके अंतर्गत कुछ लिख लें। क्या करें? कुछ लिख लें तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से आएगा समझ में। जैसे आरंभिक अधिकारिता क्या होती है, इसी में लिखें आप ऐसे करके, और इसे अच्छे से लिख लें। आरंभिक अधिकारिता को मूल अधिकारिता भी कहते हैं, तो आप मूल अधिकारिता लिखें। क्या लिखें? मूल अधिकारिता। ठीक है, एक आपकी मूल अधिकारिता हो गई, जिसे आप क्या कह सकते हैं? आरंभिक अधिकारिता। अब यहाँ पर लिखें आरंभिक अधिकारिता, इनका भी मतलब भी बताएंगे। ठीक है, ये बात आपकी कही गई आर्टिकल कितने में? 121 में। ठीक है, ये बात कहाँ कही गई? 121, ये आर्टिकल है। ठीक है, ये क्या है? आपका आर्टिकल है। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखेंगे। दूसरी बात इसमें कही जाती है क्या? अपीलीय अधिकारिता। क्या?
अपीली अधिकारिता। अब अधिकारिता को आप समझ जाएं कि ये अधिकारिता लिखा है, इसमें कहा गया आर्टिकल 122 एंड 124, ठीक है, 122 एंड 124 की बात कही गई है, ठीक है। अब तीसरी बात कही जाती है, इसमें कौन सी बात कही गई? सलाहकारी अधिकारिता। कौन सी? सलाहकारी अधिकारिता, ठीक है। इसमें सलाहकारी अधिकारिता किस आर्टिकल के अंतर्गत आएगी? तो ये आपके 143, जिसमें आर्टिकल 143 जब मैंने आपको राष्ट्रपति जी बताए थे या पढ़ाए थे, वहां पर भी मैंने इनकी चर्चा की थी 143 की, ठीक है। अब एक लास्ट बचते अन्य। अन्य, अन्य में क्या क्या आएंगे? ऐसे करके यहाँ से लिखें अन्य में, ठीक है। अन्य में क्या आएंगे? अन्य में आएंगे एक अभिलेखीय अधिकारिता। क्या आएगी? अभिलेखीय अधिकारिता। अभिलेखीय अधिकारिता, ठीक है। एक अभिलेखीय अधिकारिता होती है जो आपके अनुच्छेद 129 के अंतर्गत आती है, जो मैंने अभी आपको बताया अभिलेखीय अधिकारिता। ये भी एक आपका अधिकारिता में ही आता है, अभिलेखीय अधिकारिता, तो वो मैंने आपको बता दिया। एक है पुनर्समीक्षा अधिकारिता। कौन सी है? पुनर्समीक्षा समीक्षा अधिकारिता, ठीक है। पुनर्समीक्षा अधिकारिता भी आपके इसी में आएगी, अन्य में। तो ये कौन से? 137 में आती है, आर्टिकल 137। अब सबसे पहले क्या करेंगे, मोटा मोटा आप ये याद रखेंगे कि मूल अधिकारिता या आरंभिक अधिकारिता आर्टिकल 131 में कही गई है। अपीलीय अधिकारिता आपकी 132 एंड 134 में कहा गया है। सलाहकारी अधिकारिता आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति जी को, मतलब सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति जी सलाह मांग सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति जी को सलाह दे सकता है, लेकिन राष्ट्रपति जी उनकी सलाह माने इसके लिए बाध्य नहीं, और सर्वोच्च न्यायालय सलाह दे भी, ये भी बाध्य नहीं, इसमें ये कहा गया। तो ये भी आपको समझ में आ गया, इसको हटा दो। अभिलेखीय अधिकारिता मैंने बता दी, इसको हटा दो। तो आपके हो गए, दोनों मैंने बता दिया पहले। ये तो मैंने बहुत पहले बताया था, जब आपको राष्ट्रपति जी पढ़ाए थे तभी बता दिए थे। आगे आता है कि पुनर्समीक्षा अधिकारिता, ये आपके 137 के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? 137 के अंतर्गत आता है, ठीक है। किसमें आता है? तो 137 के अंतर्गत आता है। चलिए हम बात करते हैं आरंभिक अधिकारिता या मूल अधिकारिता की, ठीक है। किसकी बात करेंगे? आरंभिक अधिकारिता को। यहाँ पर ज्यादातर कैसे पूछा जाता है? यही पूछा जाता है कि यह अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो ये आपको याद रखना है 131 के अंतर्गत आती है। अब इसमें आरंभिक अधिकारिता या मूल अधिकारिता ही इसे क्यों कहा गया? तो इसलिए कहा गया ऐसे मुकदमे जो सीधे सुप्रीम कोर्ट पर दायर किए जाते हैं, ऐसे मुकदमे जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में दायर किए जाते हैं और जिनकी सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट पर ही होती है, सुप्रीम कोर्ट ही करता है, तो आरंभिक अधिकारिता वाले मुकदमे कहलाता है। अगर जो डायरेक्ट मुकदमे सुप्रीम कोर्ट पर दायर किए जाते हैं और उनकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे ही होती, तो उन्हें आरंभिक अधिकारिता कहा जाता है, करा, इसलिए इसे मूल या मौलिक अधिकारिता भी कहते हैं, ठीक है। इस अधिकारिता के अंतर्गत सभी परिसंघीय विवाद आते हैं, मतलब सभी परिसंघीय विवाद, जैसे केंद्र और राज्य के बीच क्या आएगा इसमें? केंद्र और राज्यों के बीच विवाद इसी में आएगा। आरंभिक अधिकारिता में केंद्र, ये अक्सर पूछा जाता है कि ये किस अधिकारिता के अंतर्गत आएगा, तो आरंभिक अधिकार, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद कहाँ आएगा? आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत। इसमें बस 3 पॉइंट याद रखने और बाकी जो नहीं है वो आपके नहीं आएंगे। तीसरा कह रहा है राज्यों के बीच विवाद, जैसे किसी राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश और एमपी के बीच विवाद हो गया तो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। तो राज्यों के बीच विवाद, ठीक है। तीसरा क्या कहता है इसमें? तीसरा ये कहता है केंद्र एक तरफ हो और केंद्र और एक राज्य एक तरफ हो, केंद्र और एक राज्य एक तरफ हो और बाकी सभी राज्य एक तरफ हो, तो इनके बीच का जो विवाद होगा वो भी कहाँ होगा? सुप्रीम कोर्ट पे ही होगा, ठीक है। विवादों का निपटारा कहाँ होगा? विवाद नहीं होगा, विवादों का निपटारा कहाँ होगा? आपके सुप्रीम कोर्ट में होगा, ठीक है। इतनी मोटी मोटी बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित, मतलब कहा गया है कि परिसंघीय मामले आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आएंगे। कुछ ऐसे परिसंघीय मामले हैं जो इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। तो कौन से? उनमें से एक दो जान लेते हैं ना। तो इनमें से कौन से नहीं आएंगे? नहीं वाले ऊपर लिख लें और जो आएंगे वो आपके नीचे हैं, आएंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत आएंगे और इसके अंतर्गत नहीं आएंगे, ठीक है। ये याद रखेंगे, नहीं वाले ऊपर। तो नहीं में आया है पहले कि अंतरराज्यीय नदी जल विवाद जो होगा, तो नदी जल विवाद इसमें नहीं आएगा। ये आपके आर्टिकल, ऊपर शायद वहां ना दिखे तो यही लिखे, आर्टिकल 262 के अंतर्गत आएगा, ठीक है।
262 के अंतर्गत आता है, इसलिए ये आरंभिक अधिकारिता या मूल अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आता है। संविधान लागू होने के पूर्व की गई संधियां जो थी, संविधान लागू होने से पूर्व मतलब संविधान कब लागू हुआ आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उससे पूर्व जितनी भी संधियां लागू हुई वो आपके आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आएंगे। ठीक है, इतनी बात आपको मोटी मोटी समझ में आ चुकी होगी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आई होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपीली अधिकारिता की। इसकी तो बात हो ही गई है और इसकी भी बात हो गई है। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और जो जो होता जाएगा उसको हम लोग निपटाते जाएंगे। चलिए, तो अब बात आती है किसकी, अपीली अधिकारिता में। अपीली अधिकारिता में क्या कहता है, अपीली अधिकारिता के अंतर्गत कई आएंगे। ठीक है, तो अब अपीली अधिकारिता के अंतर्गत कई कौन कौन आएंगे, चलिए देख लेते हैं उनको। तो अपीली अधिकारिता के अंतर्गत पहला आपका आएगा संवैधानिक मामलों में अपील। क्या आएगा, संवैधानिक मामलों में अपील। ठीक है, पहला आपका आएगा, पहला क्या, ये इन्हीं के 3 पार्ट हैं। ठीक है, 3, ये कोई नियम नहीं है कि 3 होंगे, बस पार्ट है इसके। ठीक है, जो आप सोचने लगे कह रहे 3 पार्ट उसमें थे, तो संवैधानिक तो ये कह रहा है कि आर्टिकल 132, 132 एंड 134 ए का है। ठीक है, 134 का ए और 132 है। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, दूसरा ऐसे लिख ले, सिविल मामले, सिविल मामलों में, सिविल अपीली मामलों में। ठीक है, तो सिविल मामले आप डायरेक्ट लिखे, सिविल मामले, सिविल मामले। अब ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएंगे, तो ये आपके आएंगे आर्टिकल 133 के, किसके, 133 के अंतर्गत। ठीक, तीसरा आपका क्या है, तीसरा है फौजदारी मामले, फौजदारी मामले, डायरेक्ट ऐसे लिखे फौजदारी मामले, ये किसके अंतर्गत आएगा, 134 के अंतर्गत। ठीक, 134 के अंतर्गत आएगा। अब इन्हें समझे, अपीली अधिकारिता के अंतर्गत ये अनुच्छेद 132 से 134 तक है। तो 132 में कहा गया है कि संवैधानिक मामलों में अपील, अनुच्छेद 132 और अनुच्छेद 134 ए में ये बात कही गई। सिविल मामले 133 में बात कही गई और फौजदारी मामले आपके 134 में बात कही गई। ठीक है, और इन सबको मिला करके, इन सबको मिला करके एक और बनती है क्या, विशेष अपील बनती है। ठीक है, विशेष अपील, इसी में है विशेष अपील, विशेष अपील बनती हैं जो आपके आर्टिकल 136 के अंतर्गत आएगी। किसके, 136 के अंतर्गत आती है। तो कितने हो गए, देखिए ये सारे अपीली अधिकारिता के अंतर्गत ही आए हैं। ठीक है, इतना याद रखेंगे आप लोग। किसके, अपीली अधिकारिता के अंतर्गत कितने अधिकार आए, 4 आए हैं, संवैधानिक मामलों की अपील और सिविल मामलों की अपील, फौजदारी मामलों की अपील, विशेष अपील या विशेष अपील। और जो आपके आर्टिकल 136 के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आएगा, 136 के अंतर्गत। इनकी कोई ट्रिक नहीं है जो आप ट्रिक से सोचे, इन्हें बस इत्मीनान से बैठ के अच्छे से सुनेंगे ना तो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। ये जो पॉलिटी होती है ना, जो आपकी पॉलिटिकल साइंस होती है ना, बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसे बस दिमाग से सुनना बहुत अच्छा रहता है। आप अगर दिमाग से सुन रहे हैं बहुत अच्छे से, तो बहुत अच्छे से ये चीज़ें, अब चलिए बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए, अपीली अधिकारिता जो है इन्हें बस सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगे। कह रहा है अपीली अधिकारिता के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करता है। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, संविधान की व्याख्या करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के विरुद्ध अपील की जा सकती है। यह अपील सिविल और फौजदारी दोनों मामलों के, सिविल और फौजदारी के दोनों मामलों में है, सिविल और फौजदारी के दोनों मामलों में है। ठीक है, दोनों मामलों में की जा सकती है। देखिए यहाँ पर जो बातें लिखी गई बस इनकी व्याख्या यहाँ की गई जो मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। सिविल मामलों में अपील तभी की जा सकती है, सिविल मामलों में अपील तभी की जाती है जब हाई कोर्ट इस बात का प्रमाण पत्र दे दे कि मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील करने योग्य है। सिविल मामलों में, सिविल मामले में कह रहा है कि हाई कोर्ट से जब ये प्रमाण पत्र दे दिया जाए कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के ही योग्य है, अब इसे सुप्रीम कोर्ट के लिए भेजा जाए यहाँ से। ठीक है, अगर आगे बात करें फौजदारी मामलों में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील तभी की जा सकती है जब लोअर कोर्ट ने व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया और हाई कोर्ट ने उसे माफ कर दिया हो। ठीक है, दोनों बातें याद रखें। लोअर कोर्ट मतलब अधीनस्थ न्यायालय ने किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया और आपकी हाई कोर्ट उसे माफ कर दी हो। सुप्रीम हाई कोर्ट ने व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया तब भी कहा जाएगा इसका भी निर्णय आपकी सुप्रीम कोर्ट करेगी। हाई कोर्ट को ये अधिकार नहीं मृत्यु दंड देने का। ठीक है, आगे कह रहा है साधारण जो मारपीट होती है हमारी आपकी जो घर में घर सबके होती रहती है, वो साधारण मारपीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं होती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं होती है। अब आता है आपका विशेष अपील। ठीक है, क्या है ना, देखिए ये तीनों हो गए ना, अब विशेष अपील बचा है।
तो विशेष अपील क्या है? विशेष अपील है आपकी आर्टिकल 136 मतलब अनुच्छेद 136 के अंतर्गत। इसमें कहा जाता है हम विशेष अपील का एक चैनल होता है जिसे लोअर कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट में और लोअर कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि भारत के किसी कोर्ट में चल रहे किसी मुकदमे में विधि का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है तो ऐसे मुकदमों को सीधे अपने पास अपील के लिए मंगा सकता है। इसी को विशेष अपील कहा जाता है। देखिए, इतनी लंबी चौड़ी कहानी कुछ समझने की जरूरत नहीं, शॉर्टकट में समझ। विशेष अपील क्या होती है? मान लीजिए हम घर में सुप्रीम कोर्ट अपने पापा को कहते हैं, हाई कोर्ट अपनी मम्मी को कहते हैं, और जो अधीनस्थ न्यायालय है वो हमारे भैया और दीदी है ना। तो अब भैया दीदी से जब कोई मामला जाता है तो आप सबसे पहले अम्मा के पास जाता है, फिर अम्मा उसको क्या करती है, धीरे से सुप्रीम कोर्ट पहुंचाती है, क्योंकि हम लोग सुप्रीम कोर्ट अपने पापा को कहते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, जो विशेष अपील होती है ना, वो अधीनस्थ से शुरू होती है, मतलब भैया दीदी से शुरू होती है, और वो फिर कहाँ जाती है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाती है, और हाई कोर्ट कहाँ ले जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाएगा। बस ऐसे समझें। अगर सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध कुछ है, अरे हाई कोर्ट के विरुद्ध कुछ है तो कहा जाएगा सुप्रीम कोर्ट, और लोअर कोर्ट के विरुद्ध कुछ अपील है तो वो कहा जाएगी हाई कोर्ट में जाएगी। बस ऐसे समझे, ठीक है। नहीं तो वो ऐसे मुकदमे सीधे अपने पास अपील के लिए मंगा सकता है, इसी को विशेष अपील कहा जाता है। वो अपने पास किसी भी निर्णय को अपील के थ्रू मंगा सकता है। भाई विशेष अपील है, विशेष आपसे गुजारिश है कि ये सारे मामले हमारे पास भेजो, हम इनको देखते हैं क्या इनमें सही है क्या गलत है, हम इनका निर्णय देंगे, ठीक है। यह सुप्रीम कोर्ट की विवेकाधीन अधिकारिता भी है। ये सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक से भी काम लेगा। क्या करेगा? अपने विवेक से, यहाँ बुद्धि से भी काम करेगा कि मृत्युदंड अगर हाई कोर्ट ने दिया है तो क्यों दिया है, क्या मृत्युदंड देने योग्य वो व्यक्ति है भी कि नहीं है कि बस ऐसे ही दे दिया है, ठीक है। तो इसलिए भी इसे विवेकाधीन अधिकारिता भी कहते हैं, ठीक है। इसका एक अपवाद भी है, किसी सैन्य मामले मतलब किसी सेना वेना के मामले में सैन्य न्यायालय में चल रहे मुकदमे को विशेष अपील के लिए नहीं मंगाया जा सकता है। अगर सैन्य मामले में वो केवल कौन करेगा, आपके सारा काम कौन करते हैं, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जी करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट वहाँ भी कुछ नहीं कर पाएगी सैन्य मामले में, ठीक है। सैन्य मामला, सैन्य न्यायालय, इनको छोड़ दो, ठीक है। चलिए, अब आती है बात सलाहकारी अधिकारिता में। तो सलाहकारी अधिकारिता मैंने बता ही दिया आपको कि जब राष्ट्रपति किसी मामले को लेकर असमंजसपूर्ण होता है, मतलब उसे समझ में नहीं आता कि इसमें क्या निर्णय दें हम, ठीक है। तो स्थिति में होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होता। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दे दी कि आप राष्ट्रपति जी को कि आप ये कार्य कर रहे हैं, ये सही है या गलत है। अब दे तो दी सलाह, लेकिन सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति जी से मानेंगे या नहीं मानेंगे ये बाध्य नहीं है, ये राष्ट्रपति के ऊपर मतलब उनके विवेक के ऊपर है कि वो माने या ना माने। बाध्य नहीं कि उन्होंने क्या कहते हैं सलाह दी है तो राष्ट्रपति माने ही। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट भी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य नहीं। अगर राष्ट्रपति जी सलाह मांगे तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं कि वो सलाह दे, नहीं भी दे सकता है, ठीक है। अपीलीय अधिकारिता मैंने आपको बता ही दी है, ठीक है। और पुनर्समीक्षा अधिकारिता 137 में, तो पुनर्समीक्षा अधिकारिता में यही बताया जाएगा कि इनकी एक बार जो भी अपील रिपोर्ट दर्ज होती है सुप्रीम कोर्ट वगैरह में, उनकी एक बार सुप्रीम कोर्ट फिर से पुनर्समीक्षा करता है। वहाँ पर भी गलती होती है तो उसे सुधारता है। कुछ निर्णयों में तो सुप्रीम कोर्ट खुद भी सुधार करता है ना पुनर्समीक्षा करके, क्योंकि वो भी इंसान ही है, मुख्य न्यायाधीश है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट है उससे गलतियां नहीं हो सकती, उससे भी गलतियां हो सकती हैं, हो जाती हैं कभी कभी। तो वो पुनर्समीक्षा अधिकारिता जो है 137, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी अपने कुछ मामलों में सुधार करता है, ठीक है। ये पुनर्समीक्षा अधिकारिता है। हमें उम्मीद है कल हम आपको रिट पढ़ाएंगे, रिट नहीं पढ़ाएंगे, रिट हम पढ़ा चुके बहुत अच्छे से। रिट अधिकारिता, इसी में एक आती है रिट अधिकारिता, और रिट अधिकारिता हम आर्टिकल 32 के अंतर्गत पांचों रिट बहुत अच्छे से पढ़ाए थे आपको। हैबियस कॉर्पस पढ़ाए थे, मैंडेमस पढ़ाए थे, प्रोहिंसन पढ़ाए थे। सारी चीज़ें मैं आपको पांचों की पांचों, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार की इच्छा बहुत अच्छे से मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे बहुत ही जल्द। आप लोग इसे शेयर लाइक कमेंट जरूर करते रहें, दूसरों तक ये इस चैनल को पहुंचाते रहें। कुछ लोग नहीं पहुंचाते हैं और कुछ लोग तो खैर शेयर करते हैं, लेकिन सभी लोग शेयर करते रहें तो अच्छा रहेगा। इस चैनल को और आगे तक ले जाना है, बहुत ऊंचाइयों तक हम लोगों को पहुँचना है, आपको भी साथ साथ में पहुँचना है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्द। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, अपने साथ अपनों का ख्याल रखें, और तब तक आप सभी को
सुप्रभात। वैसे अभी तो रात्रि ही है, शुभ रात्रि है। मिलते हैं, क्योंकि सुबह वीडियो पहुंचता है आपके पास। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें और अपने साथ अपनों का ख्याल रखें। बहुत ज़रूरी है अपनों का ख्याल, क्योंकि ज़िंदगी कब किसका साथ छोड़ दे कुछ पता नहीं होता है। लाड प्यार दुलार सब लोग बना कर रखें, एक दूसरे का सहयोग करते रहें। मिलते हैं बहुत ही जल्द। तब तक आप सभी लोग इस चैनल को आगे बढ़ाते रहें, शेयर करते रहें, अपने जितने ग्रुप हो अपने स्टेटस में ज़रूर लगाते रहें और दूसरों को बताते रहें कि आपको यहाँ पर जो भी कुछ दिया जाएगा बेहतरीन और बेहतर देने की मतलब यहाँ पर क्वालिटी है। ये नहीं कि हम कुछ भी आपको दे देंगे, कुछ नहीं देंगे। देंगे तो अच्छा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ज़रूरी नहीं अगर वीडियो नहीं आएगा तो नहीं दे पाए, लेकिन जब भी देंगे तो अच्छा देने का ही प्रावधान इस चैनल का है, क्योंकि नाम है आपके चैनल का यूपीएससी ज्ञानदायिनी। तो ज्ञान ही देना यहाँ कर्तव्य है हमारा, ठीक है। तो हम उस ज्ञान अपने चैनल के नाम के थ्रू ही कार्य कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।